नमस्कार। आज मैं विषय लेकर आया हूँ माइग्रेन। माइग्रेन ये फ्रेंच वर्ड है। हम लोग इसको अर्ध शीर्षी, आधे सिर का दर्द, जो हमारे आयुर्वेद में इसका वर्णन किया हुआ है, आधे सिर के दर्द के रूप में इसको माना जाता है। तो आज हम माइग्रेन क्यों होता है और इसका निवारण क्या है, निवारण में दो प्रकार से बताएंगे। योग साधना में निवारण क्या है और साथ साथ हम वर्णन ये भी करेंगे कि आयुर्वेद में इसका निवारण क्या है, क्योंकि आयुर्वेद का सहारा लेना बहुत जरूरी हो जाता है माइग्रेन में। माइग्रेन में केवल आसन करने से, प्राणायाम से तो बहुत लाभ होता है, लेकिन प्राणायाम आसन के साथ साथ यदि आप आयुर्वेद का सहारा लेंगे तो जल्दी आपको लाभ मिलेगा। तो इसलिए हम आयुर्वेद में इसमें एक नस्या करके, आयुर्वेद में पंचकर्म आप सुने होंगे, मौमन, विरेचन, वस्ति, नस्या, रक्तमुक्षणा, उसमें नस्या जो क्रिया है वो स्पेशली हमारे माइग्रेन में, साइनस में और मानसिक तनाव में, मानसिक बीमारियों में इसका उपयोग किया जाता है। इसलिए हम नस्या के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे आते हैं कि ये माइग्रेन होता क्यों है। माइग्रेन मुख्य रूप से नाड़ी तंत्र में विकृति के चलते हो जाता है। मस्तिष्क के नाड़ी तंत्र में, स्नायु तंत्र में कुछ विकृति आ जाती है जिसके चलते माइग्रेन होता है। और नाड़ी तंत्र में, मस्तिष्क के नाड़ी तंत्र में मुख्य रूप से विकृति कब आती है, जब हम मानसिक तनाव में रहते हैं। और मानसिक तनाव में मुख्य रूप से कौन रहता है, तो ये मुख्य रूप से औरतों में पाया जाता है, क्योंकि ये लोग बिना मतलब के तनाव में रहते हैं। कोई बुरा ना माने, कुछ कुछ ऐसे उदाहरण हमारे पास है जो हम देखते हैं साधारण जीवन में, जो मैं अनुभव किया हूँ उसमें मैं देखा हूँ कि इन लोगों के तनाव के जो कारण है ना, उसका कोई तुक नहीं बनता है। और यदि उस प्रकार के तनाव यदि पुरुष ले रहे हैं, जेंट्स ले रहे हैं, तो उनको भी माइग्रेन की बीमारी हो जाती है। तो यदि कोई पुरुष भी इस प्रकार के तनाव ले रहा है तो उस प्रकार के तनाव न ले। जो हम कुछ बता रहे हैं, जो इन लोगों में जो आदतें होती है, इन लोगों का सबसे बड़ा जो कमी बहन कहेंगे, इसमें क्यों होता है उसी में मैं वर्णन करूंगा कि ये लोग छोटी छोटी बातों को निरंतर सोचते रहते हैं। उसका निदान निकले या ना निकले, हमेशा मन में उसको सोचते रहना है। छोटी सी बात है लेकिन दिन भर उसी को सोचते रहना है, एक ही बात को। यदि बात बदल जाए भी ना तो आपको माइग्रेन की समस्या नहीं होगी। यदि अभी कोई समस्या है, कल कोई दूसरा समस्या हो जाए तो उससे माइग्रेन नहीं होगा। माइग्रेन तभी होता है जब एक ही बात को हमेशा सोचते रहना, उसका निदान नहीं निकालना, सोचते रहना। और कोई बात छुप नहीं पाए फिर भी छुपाना, इसके लिए उस बात को छुपाने के लिए झूठ बोल देना, ये सब चीजें मानसिक तनाव का कारण बनकर के उभरता है। तो थोड़ा सा ये हास्यास्पद है क्योंकि औरतों के बारे में बोला जाता है, लेकिन औरतों नहीं, जो पुरुष भी इस ढंग के कार्य करते हैं उनको माइग्रेन की बीमारी हो जाती है। एक बात का रट लगाए रहना, एक ही बात बोलते रहना, जब तक वो बात हो न जाए तब तक बोलते ही रहना। ये बताता है, ये संबंधित है उसी पहले टॉपिक से ही, क्योंकि जब ऐसे वो रट लगाने का कारण क्या होता है, क्योंकि वही बात वो सोचती रहती है निरंतर। स्पेशली महिलाएं यही बात, एक ही बात सोचती रहेंगी, बोलती रहेंगी, जब तक वो हो नहीं जाएगा तब तक बोलती रहेंगी। ये मुख्य कारण होता है माइग्रेन का। तो इसको आप लोग इससे दूर रहने का प्रयास कीजिए। और ये पहले ही बता चुका कि कार्य हो या ना हो उनके हाथ में नहीं है, कार्य होना ना होना उनके हाथ में नहीं है, लेकिन उसकी निरंतर चिंता करते रहना, धैर्य खो देना, ये सब कारण होता है माइग्रेन का, अर्धशीर्षी, अर्धकपाली, आधे कपाल के दर्द का। आदिकाल से बताया गया है, ये महिलाएं में आज से नहीं है, महिलाओं में आदिकाल से। जैसे देवी सीता का उदाहरण लिया जाता है तो हठ कर देगी, हिरण ही चाहिए, हिरण का जो छाल है मेरे को पूजा के लिए चाहिए, बहुत सुंदर हिरण है, उस हिरण को लाइए। फिर हिरण के लिए जब प्रभु रामचंद्र चले जा रहे हैं तो फिर धैर्य खो बैठती है कि प्रभु रामचंद्र को मार दिया, हत्या हो गई, जल्दी लक्ष्मण जाओ। उसके बाद भी धैर्य खो देना, लक्ष्मण रेखा को पार करना। तो ये सब जो कारण है, कैकेयी का हठ, द्रौपदी का पूरा महाभारत हो गया लेकिन फिर भी उनके हृदय में परिवर्तन नहीं हुआ। युधिष्ठिर, कृष्ण, अर्जुन, नकुल, सहदेव, सब लोगों के हृदय में परिवर्तन हुआ कि इतना विनाशकारी युद्ध किस लिए करे, छोटी छोटी बात के लिए, लेकिन द्रौपदी के हृदय में परिवर्तन नहीं हुआ। तो ये चीजें हम इसलिए बोल रहा हूं कि महिलाओं को थोड़ी सी अपनी सोच में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। सबसे पहला कारण, सबसे पहला निदान माइग्रेन का यहीं पर है।
हम केवल ये नहीं कि दवा क्या खा लें या क्या आसन कर लें, क्या नस्या कर लें, सब कुछ करेंगे, लेकिन पहले अपने जीवन यापन में थोड़ा सा परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। तो आगे हम चलते हैं कि इसमें योग साधना में क्या क्या करने की जरूरत है। योग साधना में प्राणायाम प्राणायाम सबसे ज़्यादा लाभकारी होता है। तो मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग सर्च कर लीजिएगा, हमारे भी यूट्यूब चैनल पर है या और कहीं भी सर्च करके इसको कीजिएगा। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, भ्रामरी बहुत अच्छी तौर से लास्ट वीडियो में बनाया था, और उद्गीत जिसमें कि ओम का चैंटिंग उद्घोष के साथ आंतरिक ध्वनि के साथ करते हैं, उद्गीत प्राणायाम बोलते हैं। फिर योग निद्रा, उसके बाद योग निद्रा में सोना, आराम से सोना नहीं, नींद नहीं आना चाहिए। योग निद्रा एक योग का एक पार्ट है। योग निद्रा करना आप कहीं भी सर्च कर सकते हैं, हो सके तो कभी इस पर वीडियो बनाएंगे। ये चीज़ें हम करने लगेंगे तो फिर वीडियो में बहुत लंबा हो जाएगा। अच्छा, इसमें क्या क्या आप आसन कर सकते हैं? जो भी आसन नीचे झुकने वाले हों, मुख्य रूप से जिसमें सर एकदम जमीन पर चला जा रहा हो, वो आसन करें तो इसमें ज्यादा लाभ होगा। शीर्षासन इसमें लाभकारी होता है, लेकिन यदि माइग्रेन का पेन बढ़ गया हो तब ना करें। माइग्रेन यदि स्टार्ट हो गया हो तो ना करें। यदि माइग्रेन का पेन नहीं है तो शीर्षासन भी आप कर सकते हैं। पश्चिमोत्तानासन, अद्वासन, अद्वासन में सीधे पेट के बल लेट जाते हैं। एक बाएं हाथ के ऊपर दाहिने हाथ या दाहिने हाथ के ऊपर बाएं हाथ रख लीजिए और फिर इसी के ऊपर सर रख करके बिल्कुल सो जाइए, लेट जाइए जब आपको पेन हो रहा है उस समय। और लेटने के बाद थोड़ा सा भार को, क्या होता है ना कि हम लोग हाथ को उठाए रहते हैं, अपने जो भी मसल्स हैं उस मसल्स में टाइटनेस रखते हैं, उसको छोड़िए कि हमारे भार जमीन पर पूर्ण रूप से टिक जाए। ये बहुत लाभकारी होता है। हम लोग करते नहीं है, करेंगे तो पता चलेगा। मैं इसको आभास करता हूँ, मैं करता हूँ और कुछ लोगों को कराता भी हूँ, तो बहुत लाभ होता है। आप लोगों को अवश्य लाभ होगा। तो पर्वतासन, अद्वासन, हस्तपादासन, पश्चिमोत्तानासन, और एक सबसे महत्वपूर्ण है इसमें जो बहुत लाभकारी होता है, ये हमारे हठ पदविका में इसके बारे में वर्णन किया हुआ है, स्वामी स्वात्माराम वर्णन किए हैं कि ये हमारे कपाल रंध्र को शुद्ध करने में, हमारे दोनों भ्रू मध्य है ना कि नोज, ब्रिज ऑफ द नोज बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो यहां पर जब दबाव दिया जाता है, रोज सुबह उठते यहां पर कस के दबाव दें, शांत चित्त बैठ करके, आंख बंद करके, और 1 मिनट दबाव दे करके फिर हाथ को रगड़ करके थोड़ा सा अपने आंख के ऊपर इसको रखें। ये बहुत लाभकारी होता है। छोटी छोटी चीजें बहुत ही लाभकारी होता है। अब हम चलते हैं कि एक और नुस्खा है जो कि आप, उसके बाद हम नस्या का चर्चा करेंगे। वो मेन है, वो मुख्य पार्ट है। इस आज के वीडियो का मुख्य पार्ट नस्या है। नस्या के बारे में, नाक को कैसे क्लिनसिंग करेंगे उसको हम सबसे लास्ट में चर्चा करेंगे। इसमें एक काम आप अवश्य करें, तिल का तेल सोते समय अपने हथेली पर और तलवा में मालिश करें, और एक्यूप्रेशर पॉइंट, ये जितने भी पार्ट है ना, सबसे अग्रभाग, इसको जितने कस के हो सके तो एक जिम्मी होता है उससे दबाते हैं, इसको दबाइए, इसको दबाइए, दोनों पैर के अंगूठे के यही भाग को दबाइए और पूरे गर्म करके तभी सोइए। और नाभि में गाय का यदि घी मिल जा रहा है तो 1 बूंद केवल, बहुत ज़्यादा नहीं। ये बहुत ही लाभ, ये बहुत सारे चीज़ों में लाभकारी होता है। इवन माइग्रेन में भी इसका असीम फायदा होता है। तो इसको यदि करेंगे तो पूर्ण रूप से शरीर में, ये योग साधना जो है शरीर में पूर्ण रूप से परिवर्तन लाने में कार्य करता है। न कि जैसे नस्या बता रहा हूं, तो नस्या केवल एक ही चीज के लिए फायदा नहीं करता है। यह दिमाग की जितने भी बीमारियां हैं, मानसिक परेशानियां, सभी मानसिक जो परेशानियां आती हैं उसको, उसमें निदान करता है, उसमें लाभ होता है। ये आंख, कान और नाक के सभी बीमारियों में लाभप्रद होता है। सीरा, धमनी और नाड़ी तंत्र को सुदृढ़ करता है और स्वच्छ करता है, जो नस्या अभी मैं चर्चा करूंगा। जितने भी जो हमारे टेंडन्स एंड लिगामेंट्स हमारे मस्तिष्क के होते हैं, इसको ये सुदृढ़ करता है। तो इसके बहुत लाभ है। तो नस्या कब करना चाहिए इसके बारे में बता रहा हूं। नस्या पंचकर्म का एक पार्ट है। आप कहीं भी, आप यूट्यूब पर भी कभी नस्या करके भी मैं हो सके तो वीडियो बनाऊंगा। ये बहुत ही लाभकारी होता है। सबसे मुख्य पॉइंट नस्या ही है आज का। तो इसको थोड़ा ध्यान से, और हो सके तो नोट भी करेंगे तो अच्छा है, नहीं तो आप कहीं और भी बुक से भी पढ़ सकते हैं। नस्या बहुत ही लाभकारी होता है, स्पेशली माइग्रेन में, माइग्रेन और साइनस में। तो नस्या में सबसे ध्यान देने वाली बात है कि नस्या किसे नहीं करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, ये चीज़ पहले बता दे रहा हूँ। यदि आप कुछ दारू, बीड़ी, सिगरेट पीते हैं तो कम से कम उस समय ना करें। यदि आप कोई भी मद्यपान कर रहे हैं तो मद्यपान यदि कर रहे हैं, अब आप विवश हैं, आपको लत लग गई है और माइग्रेन की समस्या है,
तो कम से कम नस्या करने से 2-3 घंटा पहले मद्यपान ना करें, कोई भी नशा ना करें, और नस्या करने के 2-3 घंटा बाद तक भी ना करें। ये तो हम ऐसे सलाह देंगे कि ये सब कोई टॉनिक तो है नहीं, जितना हो सके ये सबसे दूर रहने की ज़रूरत है। मेरा उद्देश्य भी यही है कि इंग्लिश मेडिसिन से दूर रहें, मुख्य उद्देश्य मेरा यही है। इसीलिए मैं ये वीडियो को हमेशा वीडियो बनाते रहता हूँ, आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करते रहता हूँ। तो भोजन के बाद, भोजन के तुरंत बाद नस्या नहीं करना चाहिए, और न ही नस्या करने के तुरंत बाद खाना खाना चाहिए। नस्या करना है सुबह सुबह कीजिए, खाली पेट कीजिए, अच्छा रहेगा, और करने के बाद भी खाना न खाइए। इसलिए सुबह कीजिए और 2-3 घंटा के बाद ही खाना खाइए। खाना भी हल्का होना चाहिए। यदि नाक से किसी प्रकार से ब्लीडिंग हो रहा है, खून आ रहा है, रक्त का प्रवाह हो जाता है, आपको जल्दी इस प्रकार की यदि समस्याएं हैं, तो आप किसी से सलाह लेकर के ही कीजिए, अन्यथा न कीजिए, कोई दूसरा उपाय कीजिए। यदि आपको फीवर ज्यादा है तो नस्या नहीं करना चाहिए। साथ साथ ज्यादा बूढ़े बुजुर्ग लोगों को और छोटे बच्चों को नस्या नहीं कराना चाहिए। जैसे जो 75-80 ईयर्स क्रॉस कर गया है और जो 7 साल से छोटे बच्चे हैं, उनको नस्या नहीं कराना चाहिए, जहां तक किताबों में इसका वर्णन किया हुआ है, पुस्तकों में। तो अब हम बता दिए कि ये क्या क्या पहले सावधानियां लेना है। अब हम इसको 3 पार्ट में बांटेंगे। नस्या के 3 पार्ट है, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पाश्चात्य कर्म। तो पूर्व कर्म में क्या क्या है? पूर्व कर्म में यह है कि पहले जो जगह उसके लिए आप चूज कर रहे हैं वो खुले हवा में ना हो। देखिए, अभी तक आसन में जितने होता है खुले हवा में किया जाता है, लेकिन नस्या का जो प्रावधान बताया गया है ये खुले हवा में नहीं किया जाता है, पंखा के हवा में नहीं किया जाता है। पंखा के हवा में न रहे, खुले हवा में न रहे, स्नान करके न आए। ऐसा नहीं कि ठंडा पानी से स्नान किया है, जो भी स्नान करके न रहे। स्नान कर लिए तो 2-3 घंटे के बाद कीजिए। और अब क्या करना है तो गर्म पानी लेकर के और उसमें कोई टॉवेल को डालिए और टॉवेल को बिल्कुल निचोड़ करके ये बिल्कुल सर को और ये इस पार्ट को, ये नाक के जो दोनों किनारे के पार्ट्स हैं, इसके ऊपर भाप से सिकाई कीजिए। इस सभी पार्ट को, यही पार्ट को इधर सिकाई नहीं करते हैं, कभी सर के ऊपर सिकाई नहीं करते हैं, इसके ऊपर कर सकते हैं, इसके ऊपर करेंगे, इसके ऊपर करते हैं, और ये पूरा पार्ट करते हैं। आंख के ऊपर सिकाई नहीं करेंगे, गले को करेंगे और ये जबड़ा एंडल, ये सभी पार्ट को करेंगे, कान के अगल बगल ये सब करेंगे। कहाँ कहाँ नहीं करेंगे? आंख के ऊपर नहीं करेंगे और बिल्कुल सहस्त्रार चक्र के पास नहीं करेंगे। ये सभी सिकाई करेंगे कम से कम 5-10 मिनट, इतना देर तक सिकाई करें कि शरीर से पसीना आने लगे। जब गर्म पानी में डुबाते रहेंगे, निचोड़ करके उसके स्टीम से सिकाई करेंगे ना, तो ऑटोमेटिक पसीना आने लगेगा। जब पसीना आने लगे तो कोई भी आप तिल का तेल भी ले सकते हैं, गुनगुना तेल नहीं मिल रहा है तो घी सबसे उत्तम रहेगा। थोड़ा सा गुनगुना करके इस पर थोड़ा सा मसाज कीजिए, इधर मसाज कीजिए, इधर मसाज कीजिए, इधर मसाज करके फिर दोबारा आप स्टीम से इसका सिकाई कीजिए। ये बहुत ही उच्च प्रकार का क्रिया है। माइग्रेन से लोग इतने ग्रस्त हैं, लेकिन हम लोग पेशेंस से नहीं करते हैं। हमें पैरासीटामोल चाहिए, इमीडिएट रिलीफ, तो पैरासीटामोल लेंगे, फिर दूसरा डिजीज स्टार्ट हो जाएगा, ये कभी इसका निदान नहीं मिलेगा और दूसरे रोग से आप प्रभावित हो जाएंगे। इसलिए इंग्लिश मेडिसिन ना लीजिए। यदि सीवियर माइग्रेन का पेन है, उसका भी अभी ही बीच में ही मैं बता रहा हूँ, सीवियर माइग्रेन पेन है तो आप एक टॉवेल, जैसे देखिए मैं टॉवेल लेकर बता रहा हूँ, ऐसे टॉवेल ले लीजिए, कॉटन टॉवेल होना चाहिए, और पूरा खौलते हुए पानी में इस टॉवेल के बीच वाले भाग को ऐसे डुबोइए। मैं ये करके दिखाया हूँ लोगों को, जो पेन होता है लोग आते हैं उनको करके दिखाया हूँ। और पूरा ऐसे टॉवेल को निचोड़ दीजिए, और निचोड़ करके जब पानी उसमें से गिरना बंद हो जाए, इतना निचोड़ दें, तब वो सर के ऊपर यहाँ पर लेटे रहेंगे, पीठ के बल लेटा दीजिए पेशेंट को, और ऐसे 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 उसके ऊपर, उसके सर के ऊपर ऐसे ऐसे रखिए ताकि उसका सर जले नहीं। जब ये रखने लायक हो जाए तो बिल्कुल इसको रख करके इसके ऊपर एक कोई भी कॉटन या ऐसे उलेन टॉवेल रख दीजिए ताकि उसमें बाहरी हवा प्रवेश न करे। सर के ऊपर केवल इतना ही रखना है और इसके ऊपर एक कॉटन से पूरे इसको ढक देना है। खौलते पानी से करना है, खौलते पानी में डुबाना है, फिर इसको ये करना है, निचोड़ना है और इसको धीरे धीरे थोड़ा ठंडा होने देना है। इमीडिएट ऐसे रख करके और इसको पूरा ऐसे करके और ढक दीजिए। 5 मिनट सिकाई करने के बाद इमीडिएट सर का दर्द खत्म हो जाता है, रिलीफ मिल जाएगा आपको। जो पैरासीटामोल से रिलीफ मिलता है ना, वो रिलीफ मिल जाएगा। तो आगे चलते हैं, हम कहाँ तक चर्चा किए थे? अभी पूर्व कर्म का हम चर्चा कर रहे थे। भाप से ये सब सिकाई कर लेंगे। इसका कारण ये है कि अंदर कुछ भी नाड़ी तंत्र, जो हमारा स्नायु तंत्र है, उसमें कहीं विकार पैदा है तो वो विकार को गर्म करके पिघला देता है।
मैंने इसके साइंटिफिक रीजन है, ऐसा नहीं कि ये किसी प्रकार से बता दिया गया, ये सब पुस्तक में हमारे सुश्रुत संहिता में, चरक संहिता में इसका वर्णन किया गया है। तो ये करने के बाद ये पूर्व कर्म हो गया, नस्या का पहला पार्ट हो गया। अब प्रधान कर्म जो मुख्य पार्ट है उसको बता रहा हूँ। मुख्य पार्ट में आप या तो शुद्ध गाय का घी लीजिए, बहुत ही उत्तम शुद्ध गाय का घी यदि मिल जाए, घर वाले गाय का, वो सब जर्सी उर्सी नहीं, शुद्ध गाय का घी यदि मिल जाए, बहुत ज़्यादा की जरूरत नहीं है, ये 2-4 बूंद का ही जरूरत है, तो थोड़ा सा लेना है आपको। तो शुद्ध गाय का घी मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। यदि शुद्ध गाय का घी उपलब्ध नहीं है तो आप तिल का तेल, अणु तेल सबसे बढ़िया रहेगा। अणु तेल एक कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स को आपस में मिलाकर बनाया जाता है, पतंजलि स्टोर में आजकल बहुत मिलता है, कोरोना काल में लोग बहुत इसका उपयोग करते हैं। तो अणु तेल ले लीजिए, वो बहुत ही लाभकारी होता है। अणु तेल ले लीजिए, उसको थोड़ा सा गुनगुना कर लेना है, केवल 4 से 6 बूंद, बहुत ज़्यादा का उपयोग नहीं करना है। 4 से 6 बूंद, 8 बूंद कर सकते हैं, मतलब 4-4 बूंद दोनों नाक में डालिए, इससे ज़्यादा डालने की आवश्यकता नहीं है। और उसको गुनगुना करके और पीठ के बल लेट जाना है और सर को थोड़ा सा नीचे लटका देना है। पीठ के बल लेट करके सर थोड़ा नीचे रहे और नाक को ऐसे करके और ड्रॉपर से या किसी भी प्रकार से 4-4 बूंद नाकों में गुनगुना तेल डालना है। ये प्रधान कर्म है। अणु तेल को नाक में डालेंगे। प्रधान कर्म के बाद पाश्चात्य कर्म भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब तेल डालेंगे तो कुछ लोगों का क्या होता है, कुछ लोगों को कराता भी हूं तो वो लोग क्या करेंगे, फिर तेल को जाकर के साफ कर देंगे। उसको साफ नहीं करना है पाश्चात्य कर्म में। और पाश्चात्य कर्म में हो सके तो चेहरे को मालिश करना है, चेहरे को गर्म तेल से मालिश करना है। कोई भी तिल का तेल ले लीजिए, थोड़ा सा गुनगुना करके चेहरे का मालिश कीजिए। सब गला का, कान के ये भाग, ये सभी भाग को मालिश कीजिए। आप ये मत सोचिए कि आपका माइग्रेन जो हो रहा है यहाँ से हो रहा है। ये सभी नाड़ी तंत्र में कहीं ना कहीं कुछ विकृति है, कुछ कहीं वो ब्लॉक कर रहा है, कहीं वो अपना संचार सही तरीका से नहीं कर रहा है, इसीलिए ये माइग्रेन पेन हो रहा है। इसलिए केवल यहीं पर नहीं, ये सभी पार्ट को मालिश करना है। और क्या करना है प्रधान कर्म में, पाश्चात्य कर्म में अब हल्दी के धुआं, स्मेल, हल्दी को आम का लकड़ी हो तो बहुत बढ़िया है, आम के लकड़ी पर, और आम का लकड़ी हो तो किसी भी अग्नि के ऊपर हल्दी डाल दीजिए और हल्दी से जो धुआं आता है, उस धुआं को नाक से स्मेल कीजिए। स्मेल करके और फिर नाक से छोड़िए, या मुंह से भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नाक से ही लीजिए, मुंह से नहीं। नाक से उसको पूरा लीजिए। हल्दी का हो सके तो अजवाइन भी डाल सकते हैं, लेकिन हल्दी का धुआं सबसे उत्तम होता है। हल्दी उस पर डाल करके उस हल्दी को, धुआं को सूंघ सकते हैं। और साथ साथ क्या करना है, हथेली के ऊपर तेल से रबिंग करना है। हथेली पर तेल लगा करके इसको रबिंग करना है, दोनों हथेली को और दोनों तलवे को। उस दिन, जिस दिन ये क्रिया कर रहे हैं, उस दिन आप मुख्य रूप से अंगूठे के अग्रभाग को, दोनों पैर के और हाथ के अंगूठे को दबाइए, पूरे हाथ को दबाइए, बहुत अच्छा है। अन्यथा कम से कम इस अंगूठे के अग्रभाग को दबाइए और आराम कीजिए। कोई कार्य, फैटिक कार्य, थकान होने वाला कार्य ना करें। साथ साथ डस्ट में ना जाए, जहां पर ज्यादा धूल मिट्टी उड़ रहे हैं वहां पर ना जाए, खुले हवा में ना जाए। अब सावधानियां हो गया कि इसके बाद सावधानी क्या क्या लेना है। खुले हवा में ना जाए, नाक को साफ न करें, स्नान न करें, हो सके तो गार्गल करें, गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डाल करके गार्गल करें। हल्दी का धुआं, स्मेल को सूंघें। धूप में ना जाए, क्योंकि प्रकाश से थोड़ा सा उसका प्रभाव कम हो जाता है। फिर से प्रकाश से, बिल्कुल प्रकाश बड़ी सेंसिटिव होता है, स्पेशली माइग्रेन में। खाना हल्का लें और दिन में न सोएं। तो ये सभी यदि आप क्रिया कर रहे हैं, ये जो चीज़ हम बताए, तो जरूर ही आप माइग्रेन से निजात पाएंगे। और यदि आपको कोई इसमें त्रुटि लग रहा है तो अवश्य मुझे बताइए, हम और अध्ययन करेंगे और आपके समक्ष फिर इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज यहीं पर विराम देते हैं। आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो आगे भी शेयर करें, लोगों तक इसको पहुंचाएं। हमारे मुख्य उद्देश्य के पूर्ति में आप एक कड़ी बने। इंग्लिश मेडिसिन दवा का कम उपयोग करें, यही हमारी कामना रहेगी। धन्यवाद।